हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। जैसा कि हमारा एक पुराना वीडियो था केल्विन चक्र, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और कुछ भाई बहनों का कमेंट था कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगेन हम वही वीडियो आप लोगों के सामने क्वालिटी में और कुछ नए तरीके से आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने केल्विन चक्र। केल्विन चक्र, केल्विन चक्र की खोज सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं खोज। तो इसकी जो खोज करता थे उनका नाम था मेल्विन केल्विन। उनका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन। ठीक, केल्विन चक्र जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का एक भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण का एक भाग होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दो तरीके से चलती है। यानी एक क्रिया जो होती है जिसका नाम होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। और एक सेकेंड प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की दो प्रोसेस होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है यह हरित लवक के पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक, यह हरित लवक के ग्रैनम में चलती है। किस में चलती है? ग्रैनम में चलती है। और अप्रकाशिक क्रिया हरित लवक के किस भाग में चलती है? स्ट्रोमा में। किस में चलती है? स्ट्रोमा में। यानी अगर हम बात करेंगे भैया केल्विन चक्र हरित लवक के किस भाग में चलती है, तो हरित लवक के किस भाग में चलती है? स्ट्रोमा में चलती है। किस में चलती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, आगे चलिए। होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भोजन का निर्माण तो दोनों में हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का ही निर्माण होता है, लेकिन इसमें भी निर्माण हो रहा है, इसमें भी निर्माण। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक माइनर सा डिफरेंस है। प्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन जो होता है, भोजन की मात्रा ज्यादा बनती है। भोजन की मात्रा कैसे बनती है? ज्यादा। और अप्रकाशिक क्रिया में सेम वही बात है, बस विपरीत कर देना है। इसमें भी बनेगी भोजन, लेकिन जो भोजन की मात्रा होगी वह क्या होगी? कम बनेगी। कैसे बनेगी? अगेन हम लोग देख लेते हैं। केल्विन चक्र की खोज मेल्विन केल्विन ने किया था। केल्विन चक्र जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? भाग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण। अब प्रकाश संश्लेषण के दो भाग होते हैं या दो विधियां होती हैं, लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, यानी प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया हरित लवक के किस भाग में चलती है? ग्रैनम में, और जिसमें भोजन की मात्रा जो होती है वह ज्यादा बनती है। और अप्रकाशिक अपक्रिया में जो होती है ये हरित लवक के किस भाग में चलती है? स्ट्रोमा में, लेकिन इसमें भोजन की मात्रा जो होती है वह कम बनती है। ठीक है, अब आगे हम लोगों को यही पढ़ना है अप्रकाशिक अपक्रिया यानी केल्विन चक्र के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। केल्विन चक्र को समझने के लिए भैया आप लोगों को सिर्फ दो बातों को याद रखना होगा, सिर्फ दो बातों को। अब दो बातों को कौन कौन से है देखिए। एक तो आता है हम लोगों का प्रोडक्ट, एक हम लोगों का क्या आता है? प्रोडक्ट। यानी कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो केल्विन चक्र के फॉर्मेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और सेकंड होता है प्रोसेस। और सेकंड क्या होता है? प्रोसेस। किस किस प्रोसेस के द्वारा कौन से प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट जो जो यूज करते हैं या जो जो यूज होता है केल्विन चक्र में, प्रोडक्ट का नाम क्या है? फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है इसका नाम होता है RUBP। सेकंड प्रोडक्ट जो होता है उसका नाम होता है PGA। थर्ड प्रोडक्ट जो होता है उसका नाम होता है TP, जो आपका मेन प्रोडक्ट माना जाता है, यानी हमें इसी का क्या होता है?
फॉर्मेशन करना होता है। केल्विन चक्र में हमें किसका फॉर्मेशन करना होता है? टीपी का क्या करना होता है? फॉर्मेशन। अब प्रोसेस कौन कौन सी चलती है? तो फर्स्ट प्रोसेस का नाम है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण। सेकेंड प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन। रिडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। ठीक। और थर्ड प्रोसेस का नाम होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं पुनर्योजन। पुनर्योजन। बस बेटा आप लोगों को यही दो बातें तो याद रखनी है, सिंपल सी बातें हैं। आरयूबीपी, पीजीए, टीपी। टीपी जो होता है वो केल्विन चक्र का मेन प्रोडक्ट होता है, यानी केल्विन चक्र में हमें अगर किसी का फॉर्मेशन करना है तो कौन है? टीपी। लेकिन इन तीनों चीजों का फॉर्मेशन तीन प्रोसेस के द्वारा होता है। फर्स्ट प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, यानी ये क्रियाएं जब चलेंगी तब बारी बारी से इन प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को पहले दिमाग में रख लेनी है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपने केल्विन चक्र को। चलते हैं हम लोग केल्विन चक्र के तरफ। हम यहां आप लोगों को हिंट देते हैं थोड़ा सा, बस जैसे जैसे हम लोगों की क्रियाएं आगे बढ़ेंगी बस वही चीजें हम यहां लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। फिर हम स्टार्ट करते हैं केल्विन चक्र। तो आइए चलते हैं। हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बात बताई थी कि यह अप्रकाशिक अपक्रिया का एक भाग है, और अप्रकाशिक अपक्रिया हरित लवक के एक भाग में चलती है, जिस भाग का नाम क्या होता है भैया? स्ट्रोमा। क्या नाम है? स्ट्रोमा। ठीक, तो यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में एक प्रोडक्ट पाया जाता है, ऑलरेडी पाया जाता है, पहले से ही पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? आरयूबीपी। क्या नाम होता है? आरयूबीपी। ठीक, आरयूबीपी। आरयूबीपी होता है, आरयूबीपी यह 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल? 5। यानी जो आरयूबीपी होता है यह कितने कार्बन से बना होता है? 5। एक आरयूबीपी लिखा होता है, आप लोगों को बुक में मिलेगा 15 आरयूबीपी, जिसका मतलब होता है कि एक आरयूबीपी में कितने कार्बन ऐड होते हैं? 5 कार्बन। या एक आरयूबीपी कितने कार्बन से बना होता है? 5 कार्बन से। अब आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताते हैं जो आप लोगों को बहुत हिंट देगी आगे इस क्रिया को बढ़ाने में। आप लोगों को हमने एक बात बताया कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या है? टीपी। टीपी। टीपी में हम लोग फॉर्मेशन करते हैं किसका भैया? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो आप लोगों को साफ दिख रहा है कि हमें 6 कार्बन तो बनाना है, पर मेरे पास है कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो इस क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए भैया। और 6 कार्बन कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, यानी हम नहीं करते, प्लांट करता है। कैसे करता है देखते हैं। तो आरयूबीपी में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड आकर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। यही तो बोला था भैया। हर प्रोसेस में एक एक मतलब हर प्रोडक्ट में एक एक प्रोसेस चलेंगे। तो पहला तो हमारा प्रोडक्ट जो था आरयूबीपी था, ये ऑलरेडी हम लोगों की स्टोमा में था ही था। ठीक है, लेकिन आरयूबीपी से हमें बनाना क्या है? टीपी। यहां देखिए, आरयूबीपी से हमें फॉर्मेशन किसका करना है? टीपी से। लेकिन अब तो सीधा उड़ के हम टीपी के पास तो पहुंचेंगे नहीं भैया, यानी प्लांट सीधा आरयूबीपी से टीपी का निर्माण नहीं कर लेता है, उसको कई चरण चलकर ही टीपी का क्या करना पड़ता है? फॉर्मेशन। तो पहली चीज, आरयूबीपी में एक प्रोसेस चलती है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है? कार्बोक्सिलेशन में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ठीक आकर आरयूबीपी से जुड़ जाता है। आरयूबीपी से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अब आप लोग ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है कि नहीं? तो इसी कार्बन को कौन ले लेगा? आरयूबीपी। आरयूबीपी। अच्छा आप लोग बताओ, अभी हमने तो यहां बताया कि आरयूबीपी के पास कितने कार्बन है? 5। अब एक कार्बन ये ऐड हो जाएगा आरयूबीपी से, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। और 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल एक प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट का नाम होता है पीजीए। जिस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है?
पीजीए। क्या नाम होता है? पीजीए। समझ में आया भैया? ये जो पीजीए होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल के दो दो बनते हैं। 3 कार्बन, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, ये देख लो 6 कार्बन थे, जिसमें से 3 कार्बन का एक पीजीए होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक पीजीए में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 3। पुनः वही बात रिपीट करेंगे फिर से, एक पीजीए में कितने कार्बन होते हैं? 3। तो आप लोग बता दो भैया, हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन? 6। हमें तो ही 6 करना था, 5 इसके और 1 इसके, 6 कार्बन। 6 कार्बन से बना पीजीए। ठीक, हमने तो ये प्रोडक्ट का नाम बताया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीजीए कैसे, बेटा पीजीए, एक पीजीए कितने कार्बन मॉलिक्यूल का बना था? तो एक पीजीए 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बनता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा केल्विन चक्र में टोटल कितने पीजीए बनते हैं? 2 पीजीए। कितने कितने कार्बन मॉलिक्यूल के? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के। यानी हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। समझ में आ गया? ठीक, अब हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। अब पीजीए का होगा रिडक्शन। पीजीए का क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हम इसको तोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। क्योंकि देखिए आरयूबीपी से बना पीजीए, और पीजीए से किसको बनाना हम लोगों को? पीपी को। पीपी ही बनाना तो है भैया। तो हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है तोड़ना। पीजीए को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पर एक चीज बताएं, किसी को तोड़ना होता है तो भैया दम तो लगाना पड़ेगा ना। तो हमें भी पीजीए को तोड़ने के लिए हमें दम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दम। अब दम लगाते हैं हम लोग। देखिए दम क्या लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए एक बाहर से कुछ ऐड करना पड़ता है, जिनका नाम होता है एटीपी। क्या नाम होता है? एटीपी। अच्छा, आप लोग को माइनर सी बात अभी हमने बताई, यही माइनर बातें जो आप लोगों को कंपटीशन तक मिलती हैं कि भैया पीजीए कितने कार्बन का होता है और उनको तोड़ने के लिए कितनी एटीपी आवश्यकता होती है, ये सब बातें। तो देखिए एक पीजीए कितने कार्बन का होता है? 3। ठीक, और एक एटीपी की इतनी क्षमता होती है कि वह एक ही कार्बन को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। तो हमारे पास 3 कार्बन का एक पीजीए है, यानी एक पीजीए को तोड़ने के लिए हमें कितने एटीपी की आवश्यकता होगी? 3 एटीपी की आवश्यकता होगी। कितने एटीपी? 3 एटीपी। एक कार्बन एक एटीपी, 3 कार्बन 3 एटीपी। ठीक, अब एटीपी इस पीजीए को क्या कर देगा? तोड़ेगा। और तोड़ेगा तो एटीपी बदल जाएगा एडीपी में। एटीपी बदल जाएगा एडीपी में। होता क्या है? एटीपी के जो फास्फेट होते हैं वो निकल जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं? निकल जाते हैं, और निकलकर किससे जुड़ जाते हैं? पीजीए से। किससे जुड़ जाते हैं? पीजीए से। समझ में आया? तो पीजीए से जब जुड़ेंगे तो बना देंगे ट्रायोज फास्फेट। क्या बना देंगे? ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट। देखो नाम में बेटा लिख दिया फास्फेट। फास्फेट मतलब समझ रहे हो क्या? यही तो हमने बोला कि एक पीजीए 3 कार्बन का होता है, और 3 कार्बन को तोड़ने के लिए हमें कितने एटीपी चाहिए? 3 एटीपी चाहिए। कितने एटीपी चाहिए? 3 एटीपी लगे, पीजीए को तोड़े, और एटीपी बदल गए किसमें? एडीपी में। किसमें बदल गए? कितने एडीपी में? 3 एडीपी में। बात कोई पूछे एटीपी क्या कैसे एडीपी में बदल जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि एटीपी का फास्फेट, एटीपी का फास्फेट किससे जुड़ जाता है? पीजीए से। और पीजीए से जुड़कर किसका निर्माण कर देता है? टीपी, मेन प्रोडक्ट, जिसका नाम होता है ट्रायोज फास्फेट। और ट्रायोज फास्फेट का ही दूसरा नाम होता है ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट। यहां तक आपका क्या हो गया? फॉर्मेशन। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बातें कंफर्म हो गई होगी, और ना हुई हो तो अगेन देखते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया केल्विन चक्र स्टार्ट करने के लिए आरयूबीपी चाहिए, और आरयूबीपी स्टोमा में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, आरयूबीपी कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 5। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें टोटल कितने कार्बन चाहिए? 6। तो होता क्या है? आरयूबीपी में एक प्रोसेस चलता है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आकर आरयूबीपी से ऐड होता है, जुड़ता है, जिसमें 6 कार्बन बनते हैं, और 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम क्या होता है? पीजीए। एक्चुअल में यह पीजीए कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। 2 भागों में, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि एक पीजीए कितने कार्बन मॉलिक्यूल का होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है। समझ में आया? अब पीजीए का हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन। पीजीए को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किस लिए तोड़ते हैं? कि आरयूबीपी से पीजीए बना, अब पीजीए से ही हम लोगों को मेन प्रोडक्ट का क्या करना है? निर्माण। तो हम जब तक
पीजीए को तोड़ेंगे नहीं तब तक मेन प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एटीपी चाहिए। क्या चाहिए, एटीपी। अब एटीपी पीजीए को तोड़कर किस में बदल देगा, ट्रायोज फास्फेट में। किस में बदल देगा, ट्रायोज फास्फेट में। और जब एटीपी पीजीए को तोड़ के ट्रायोज फास्फेट में बदलेगा तो एटीपी स्वयं किस में बदल जाएगा, एडीपी में बदल जाएगा। और ट्रायोज फास्फेट ही, हमने स्टार्टिंग में ये बात आप लोगों को बताया कि ट्रायोज फास्फेट ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। और ट्रायोज फास्फेट का ही दूसरा नाम क्या होता है, ग्लूकोज, और जिसके रूप में पौधे अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब आप लोग को ये बातें तो, पौधे एक बार तो खाना बनाएंगे नहीं, ऐसा है कि एक दिन बना लिए अब एक महीने के लिए नहीं बनाएंगे, नहीं। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो हमेशा चलने के लिए हमें अगेन यही चीज तो चाहिए ना। जैसे आप लोग ने एक दिन दाल चावल बना के खा लिया तो क्या वही दाल चावल अब बना रहेगा रोज के लिए, नहीं ना। आपको अगेन फिर से दाल डालना पड़ेगा, फिर से चावल डालना पड़ेगा, तभी आप खाएंगे। यानी जब तक हमें फिर से आरयूबीपी नहीं मिलेगा तब तक ये दोबारा से ये क्रिया चलेगी नहीं। यानी अब हम पौधे भोजन बना लिए हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद यही रुक नहीं जाएंगे। इन लोगों की लालसा है कि फिर से हमें भोजन बनाना है, तो ये लोग टीपी का क्या करेंगे, रीजनरेशन। टीपी का क्या करेंगे, रीजनरेशन। यानी टीपी का रीजनरेशन, यानी टीपी के द्वारा फिर किसका फॉर्मेशन करेंगे, आरयूबीपी का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, आरयूबीपी का, ताकि फिर से भोजन का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो टीपी का रीजनरेशन करने के लिए भी चाहिए एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट, जिसका नाम हमने अभी बताया आप लोगों को, एटीपी। क्या बताया, एटीपी। बट कितने एटीपी चाहिए, 2 एटीपी। कितने एटीपी चाहिए, 2 एटीपी। और यह भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में। और जब एटीपी यानी टीपी से जब क्या जुड़ेगा, एटीपी। कितने एटीपी, 2 एटीपी। तो टीपी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आरयूबीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आरयूबीपी में। फिर से जब आरयूबीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यह प्रोसेस फिर से क्या होने लगेगी, ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती रहती है प्लांट में, और जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का डार्क रिएक्शन में, यानी केल्विन चक्र के द्वारा ऐसे ही भोजन का क्या करते रहते हैं, फॉर्मेशन। ठीक। अब मेरे पास इसके लिए एक बेस्ट तरीका भी है, लेकिन मुझे तो जहां तक उम्मीद है कि हमने खुद ही इतने सिंपल वे से बता दिया है कि सबको आ गया होगा, आई थिंक। और ना आया हो तो हम आप लोगों को एक सेकेंड मेथड है हमारे पास, मेथड नहीं कह सकते, एक तरीका कह सकते हैं, पर हमारे हिसाब से तरीका कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए अगर ये आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के सामने वो मेथड हम आप लोगों को यूज कर देते हैं, बता देते हैं एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। उसमें क्या है, सपोज दैट एक लड़की है जिसका नाम है रूबी। जिसका नाम क्या है, रूबी। ये याद करने का तरीका, जिसको ना याद हो तो, रूबी पागल है। रूबी क्या है, पागल है। रूबी पागल है, ठीक है। रूबी क्या है, पागल है। किसके लिए, रूबी पागल है। अब इसको सही करना है, रूबी को क्या करना है, सही करना है, ठीक है। रूबी पागल है, अब पागल को हमें क्या करना होता है, सही करना होता है। करेंगे कैसे, पहले ये जानिए रूबी पागल हुई क्यों। रूबी को एक चीज मिल गया जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम था, कार्बन डाइऑक्साइड। रूबी को कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो रूबी हो गई पागल। रूबी हो गई पागल। समझ में आया, नहीं आया, आया। अब रूबी को हम लोग तोड़ देंगे। रिडक्शन मतलब तो यही होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, तोड़ना। रिडक्शन मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो रूबी को नहीं भैया तोड़ दिए, तोड़ क्या, 3 पंच दे दिए, बढ़िया से 3 पंच दिए, तो रूबी फिर से कैसी हो गई, सही हो गई, पुनः सही हो गई। भूत उनका उतर गया। कैसे उतरा, अब समझिए। यहाँ ये पूरे सार है, इस केल्विन चक्र का पूरा सार है। इसमें कैसे सार है, सुनिए। हमने तो यही बोला था, ये है आरयूबीपी, ये है आरयूबीपी। आरयूबीपी में क्या ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, पीजीए। ये यल लिखा गया है समझने के लिए आप लोगों को, लेकिन इसका नाम है पीजीए। तो रूबी को कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो उसने क्या बना लिया, पीजीए। समझ में आया। अब पीजीए का क्या हो गया, रिडक्शन होगा। अब यहां से ये जो पी है, पंच मतलब ये छोड़ देना, पी ट्रायोज फास्फेट है। ये क्या है, ट्रायोज फास्फेट। समझ में आया भैया। ट्रायोज फास्फेट का क्या हो रहा था, रीजनरेशन, और रीजनरेशन होकर क्या बन रहा था, आरयूबीपी। आ गया। ये तो सिंपल मेथड था। ये भी ये याद करने के लिए सिंपल मेथड है। समझ में आया। हाँ, तो याद कैसे करना है कि स्ट्रोमा में पाई गई रूबी, रूबी को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड और रूबी हो गई पागल।
ठीक, फिर रूबी हो गई पागल, तो रूबी को रिडक्शन तोड़ना पड़ा, रिडक्शन मतलब तोड़ना पड़ा, दे ऊंचा मार दिए, कितने ऊंचा मार दिए, 3 ऊंचा मार दिए। ठीक है, रूबी को 3 ऊंचा जब मारे तो अपने पुनः सही अवस्था में आ गई, पहले जैसी थी वैसे हो गई। ठीक है, तो ये इसका सार है। तो आप लोग केल्विन चक्र को इस मेथड से भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों को एक बात कहना चाह रहे हैं, हम इस वीडियो पर 1000 व्यूज का एम रखते हैं। जितना जल्दी आप लोग 1000 व्यूज कंप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी हम आप लोग जिस वीडियो पर कमेंट करेंगे हम उस नेक्स्ट टॉपिक उसी वीडियो पर बनाएंगे। यानी इस वीडियो पर जब तक 1000 कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम वीडियो नहीं लाएंगे। जैसे ही जितनी जल्दी आप लोग 1000 व्यूज कंप्लीट करेंगे और आप लोग को जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक हो आप लोगों को नॉट अंडरस्टूड हो, आप लोग उस पर कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर और सिंपल मेथड से लाएंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ठीक है, और हमारे इसी चैनल पर रोज 7 बजे ऑनलाइन क्लासेस चलती है बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पर डे 7 बजे जुड़े हमारे इस ऑनलाइन क्लास से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं, आप लोगों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने बहनों और भाइयों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। ये प्लेटफॉर्म जो है अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों को सक्सेस करने के लिए। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।